हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो 4 तारीख को जो हमारा फिजिक्स का एग्जाम है उसके लिए हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो 2 मॉडल पेपर जो मेरे द्वारा निर्मित किए गए हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं, काफी मेहनत से, जिससे कि आप 56 आउट ऑफ 56 टारगेट अचीव कर सके। हम ऐसे ही कोशिश करेंगे। तो आप दोनों मॉडल पेपर्स के ये सॉल्यूशंस जरूर पढ़िएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम की लिंक दी जाएगी, तो आप वहां से मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और जिन दोस्तों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको और आगे कई सारे वीडियोस ला सकें, जिससे हम हमारे दोनों मॉडल पेपर कंप्लीट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, विकल्प मैंने लिखे नहीं है, आपके मॉडल पेपर में लिखे मिल जाएंगे। तो पहला क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता का आंकिक मान बतलाइए। देखिए, निर्वात में विद्युतशीलता किसको कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट को हम विद्युतशीलता कहते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान होता है वो हम सबको पता है कि 8.85 इंटू 10 की पावर -12 ये होता है। अगर हम इसकी इकाई और लिख दें साथ में, एप्सिलॉन नॉट की इकाई और लिख दें, तो बनेगी आपकी क्या, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर बनेगा, पहले क्वेश्चन जो है हमारा, निर्वात में विद्युतशीलता का आंकिक मान लिखिए। तो इसका आंकिक मान होता है हमारा 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और ये बनेगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर देखिए दूसरा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा पेपर में। कह रहे हैं बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता बतलाइए कितनी होगी। तो अब आप देखिए कि जो ए और बी के बीच में 3 और 6 माइक्रोफेरेड जो जुड़े हुए हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, श्रेणी में होते हैं। और श्रेणी क्रम इसका हल करेंगे तो हम लिखेंगे 3 गुणा 6 अपॉन 3 प्लस 6। क्या फॉर्मूला होता है, श्रेणी क्रम में अलग अलग जुड़े हुए होते हैं, तो हमको पता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 कितना है आपके पास 3, C2 कितना है 6 अपॉन 3 प्लस 6। तो टोटल कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 बाय 9, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6। तो मतलब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 माइक्रोफेरेड आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, ये भी दोनों श्रेणी में है, तो 4 4 4 की श्रेणी, 4 4 की श्रेणी सॉल्व करेंगे तो हमको पता है जब समान जुड़े होते हैं तो फॉर्मूला होता है C/N। जब समान जुड़े होंगे तो क्या होगा फॉर्मूला C/N। C कितना है 4, और ऐसे कितने हैं 2 हैं, तो कैंसिल कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 2 माइक्रोफेरेड। कितना बन जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड। तो देखिए ये भी 2 और ये भी 2, तो अब इन दोनों को समांतर में हम जोड़ सकते हैं ऐसे, ये भी 2 हो गया और इधर ये भी 2 हो गया। जब ये दोनों समांतर में जुड़े होंगे तो ये 2 माइक्रोफेरेड का बन गया आपका, और ये भी 2 माइक्रोफेरेड का बन गया, और 2 और 2 की आप समांतर हल करेंगे तो ये टोटल कितना बन जाएगा, CAB आपका बन जाएगा आंसर 4 माइक्रोफेरेड। क्या बन जाएगा ये आंसर, 4 माइक्रोफेरेड। बात समझ में आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एक ही धातु के 2 चालकों की प्रतिरोधकता ρ1 एवं ρ2 है, तो इनके अनुपात चाहिए। अब देखिए, प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है ρ इज इक्वल टू m अपॉन एनी स्क्वायर टो। ये प्रतिरोधकता होती है, और प्रतिरोध का आप सबने पढ़ा ही होगा, प्रतिरोध R बराबर होता है ml अपॉन एनी स्क्वायर टो ए। ठीक है। लेकिन प्रतिरोधकता में आप एक टर्म देखिए, प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं कर रही है और त्रिज्या पर भी निर्भर नहीं कर रही है। प्रतिरोधकता का ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने, इससे हम देख सकते हैं कि प्रतिरोधकता लंबाई पर और त्रिज्या पर निर्भर नहीं कर रही है, और लंबाई पर और त्रिज्या पर निर्भर नहीं कर रही है, इसका मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर आप प्रतिरोधकता का अनुपात निकालें, ρ1 अनुपात ρ2 कैलकुलेट करें, तो आंसर आएगा 1:1। क्या आएगा आंसर, 1:1। ठीक है। नेक्स्ट है आदर्श वोल्टमीटर। वोल्टमीटर विभवांतर का मापन करता है, तो आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध चाहिए। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0। अनंत एवं 0। आंसर क्या आएंगे, अनंत, क्रमशः अनंत एवं 0 इसके आंसर होंगे। ध्यान दें कितना होगा, अनंत एवं 0। फिर कह रहे हैं स्वप्रेरकत्व किसी विद्युत परिपथ में धारा में वृद्धि या कमी का विरोध करता है, इसे कहते हैं। देखिए, हमने
कक्षा 11 में जड़त्व के बारे में पढ़ा है। तो जड़त्व किसी वस्तु का ऐसा गुण होता है जो उसके गति अवस्था या स्थिर अवस्था का विरोध करता है। ठीक है, तो स्वप्रेरकत्व किसी परिपथ में धारा में वृद्धि या कमी का विरोध कर रहा है, अतः इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं विद्युत जड़त्व। आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसको कह सकते हैं विद्युत जड़त्व। तो स्वप्रेरकत्व को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व को हम कहते हैं विद्युत जड़त्व। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका हमने ऊर्जा का सूत्र पढ़ा है U = ½ L I², और यहां से अगर हम इसको गतिज ऊर्जा से कंपेयर करते हैं तो होता है ½ mv²। तो देखिए द्रव्यमान किसके इक्वल है, स्वप्रेरकत्व के इक्वल है, और जड़त्व जो है वो द्रव्यमान का गुण होता है। तो यहाँ पे यांत्रिक जड़त्व कहते हैं इसको, और इसको L को, स्वप्रेरकत्व को क्या कहते हैं, विद्युत जड़त्व कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6। एक धातु का कार्यफलन 1.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब इस धातु की दहली आवृत्ति का मान क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको धातु का कार्यफलन दिया गया है, और कार्यफलन की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, φ0, और φ0 है आपके पास कितना, 1.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या पूछा गया है, दहली आवृत्ति पूछिए। दहली आवृत्ति पूछिए तो हमको पता है φ0 = h ν0 होता है। वैल्यू रखें तो ν0 = φ0/h। φ0 की वैल्यू है आपके पास 1.32, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। h की वैल्यू रखें 6.62 10⁻34। ये हमने वैल्यू रख दी इसको सॉल्व करने के लिए। इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा द्वैत प्रकृति में से, तो इसके सारे न्यूमेरिकल आपको अच्छे से पढ़ने हैं। -19 से इसको कैंसिल किया तो माइनस ये 15 बन जाएगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो ν0 बना आपका 2 3 आ जाएगा, और ये 51 5 16 और 5 23 हो जाएगा। तो आपके 3 के बाद डेसिमल है तो 2.32, और ये आ जाएगा 6.62, और लगभग 10⁻⁻15 से ऊपर जाके ये +15 बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 23.12 डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 10⁻14। जब आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा कितना आपका 3.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 3.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इसके नियर इक्वल आएगा, तो इसका आंसर होगा आपका 3.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। फिर पूछ रहे थे नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया के लिए पुनरुत्पादन गुणांक का मान होगा, मतलब k का मान पूछ रहे हैं। पुनरुत्पादन गुणांक से मतलब होता है k। तो देखो k की 3 स्थितियां होती हैं। पुनरुत्पादन गुणांक न्यूट्रॉनों की हानि की दर और उत्पादन की दर के अनुपात को कहते हैं हम पुनरुत्पादन गुणांक। तो नाभिकीय रिएक्टर के लिए श्रृंखला अभिक्रिया नियत दर से चलती है, तो इसका मान क्या आता है, 1। नियत दर से चलती है इसलिए इसका मान क्या होता है, 1। वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर ये परमाणु बम में उपयोग किया जाता तो k का मान 1 से ज्यादा होता है, और अगर हमारी श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाती है, हॉल्ट हो जाती है, तो k का मान 1 से कम होता है। लेकिन नाभिकीय रिएक्टर के लिए इंपोर्टेंट ज्यादा है, इसलिए इसका मान 1 होता है। ठीक है, फिर देखिए निम्न में से एक दाता शुद्धि। दाता शुद्धि का मतलब है कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, और ऐसा कौन है, आर्सेनिक है जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सी अशुद्धि है, बोरोन और एल्युमिनियम ग्राही अशुद्धि है। ये कौन सी है, ग्राही अशुद्धि है, और जर्मेनियम तो स्वयं ही अर्धचालक है, इसलिए यहाँ पे दाता शुद्धि का मान पूछा था तो आर्सेनिक है इसका सही आंसर। निम्न में से कौन सा गेट सार्वत्रिक गेट है, तो ध्यान रखिएगा सार्वत्रिक गेट 2 गेट होते हैं, एक तो होता है आपका नॉर गेट और दूसरा होता है नैंड गेट। इन दोनों गेटों को हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं। तो हमारा सार्वत्रिक गेट कौन सा गेट है, नॉर गेट है। ठीक है, तो ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे 9, ये हमने अपने मॉडल पेपर के डिस्कस किए। अब तो देखिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपसे कोई भी 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति करवानी है। मैंने 5 इसलिए लिख रखे हैं जिसमें आपको एक चॉइस मिल सके। ठीक है, आपको 4 ही करने हैं, मॉडल पेपर के अनुसार 4 ही करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वे परावैद्युतांक पदार्थ जिनमें धनावेश एवं ऋणावेश का केंद्र परस्पर संपाती होता है कहलाते हैं, परावैद्युतांक पदार्थ कहलाते हैं। तो
तो देखिए परावैद्युतांक हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, एक ध्रुवीय परावैद्युतांक और एक अध्रुवीय परावैद्युतांक। तो देखिए अध्रुवीय परावैद्युतांक वे परावैद्युतांक होते हैं जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। कैसे होते हैं ये? अध्रुवीय। ध्रुवीय में क्या होते हैं, पोलर में क्या होते हैं, पॉजिटिव अलग हो जाता है और नेगेटिव अलग हो जाता है। लेकिन नॉन पोलर में अगर हम बात करें, अध्रुवीय में बात करें तो एक ही बिंदु पर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पहले का आंसर है अध्रुवीय परावैद्युतांक। नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल्स का अनुपात होता है। तो नेज अर्धचालक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल्स की संख्या के बराबर होती है। जितने मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही मात्रा में होल होंगे। तो अगर इनके अनुपात की बात करें तो इनका अनुपात होता है बेटा 1:1 होता है। ठीक है, फिर देखिए पीएन संदीप की अवक्ष परत की चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर है। अवक्ष परत की चौड़ाई मतलब डी दी गई है आपको 1 माइक्रोमीटर। फिर कह रहे हैं आपका रोधी का विभव जो है 1 माइक्रोमीटर है, या इसको x मान ले, d मान ले, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर और आपको रोधी का विभव Vd दिया है 0.7। विद्युत क्षेत्र पूछा है संदीप पर कि विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है Vd/x। Vd कितना हो गया आपका 0.7 हो गया, x कितना है 1 × 10⁻⁻6 है। ठीक है, अच्छा जी, इस -6 को हमने ऊपर लिखा तो E बराबर आ जाएगा 0.7 × 10⁻6। ठीक है, +6 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 × 10⁵ आ जाएगा ये वोल्ट पर मीटर। ये विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। कितना बन जाएगा 7 × 10⁵। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ये अवक्ष विद्युत क्षेत्र का मान बनेगा। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर है, Vd गिवन है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। फिर देखिए प्रेरित धारा की दिशा। तो प्रेरित धारा की दिशा में हम सामान्यतः जो नियम उपयोग करते हैं वो लेंज के नियम से ज्ञात कर सकते हैं किसी धारावाही कुंडली में, या कई जगह आप ऐसे भी कर सकते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का भी उपयोग कर सकते हैं। फ्लेमिंग का, जैसे एसी जनरेटर है तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। ठीक है, दाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ के नियम से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कुंडली है तो लेंज के नियम से ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम किसका पालन करता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। पहला किसका करता है, आवेश संरक्षण का। ध्यान रखें, पहला पूछे तो आवेश संरक्षण का और दूसरा पूछे तो किसका पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें हम पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन है अति लघुत्तरात्मक में 1 नंबर में ये भी पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछा गया शंट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। किसको, शंट प्रतिरोध की परिभाषा लिखनी है। तो शंट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, को परिभाषित, शंट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शंट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए शंट प्रतिरोध क्या होता है कि जब हम धारामापी से धारा प्रवाहित करते हैं गैल्वेनोमीटर से, तो इसके साथ समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का मोटा तार जोड़ देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शंट प्रतिरोध। फिर से सुने परिभाषा क्या बताई, जब भी धारामापी से धारा प्रवाहित की जाती है तो धारामापी में धारा की मात्रा अधिक होने के कारण धारामापी की कुंडली जल सकती है या इसका विक्षेपक टूट सकता है। अतः धारामापी को इन हानियों से बचाने के लिए इसके साथ समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का मोटा तार जोड़ देते हैं, जिसे शंट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। शंट प्रतिरोध की परिभाषा एक बार फिर से सुने कि जब धारामापी से धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा की मात्रा अधिक होने के कारण धारामापी की कुंडली जल सकती है या इसका विक्षेपक टूट सकता है। अर्थात धारामापी को इन हानियों से बचाने के लिए इसके साथ समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शंट प्रतिरोध कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिया है हमने। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जो है विभव मापी की सहायता से, क्या है क्वेश्चन, विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने वाले प्रयोग का
प्रतिरोध को ज्ञात करने वाले प्रयोग का परिपथ चित्र बनाइए। ज्ञात करने वाले प्रयोग का परिपथ चित्र बनाइए। प्रयोग का परिपथ चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट, तो देखिए विभवमापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो सिंपल है बिल्कुल। ये हमने संचयक सेल जोड़ दी, इसके साथ एक कुंजी जोड़ दी कैपिटल के, फिर ये क्या हो जाएगा आपका परिवर्ती प्रतिरोध हो जाएगा। इसके बाद हमने ये विभवमापी का ताल लगा दिया। ये इस तरह से हम इसको प्राथमिक सर्किट बना देंगे, प्राथमिक परिपथ बना देते हैं। ठीक है, ये संचयक सेल हो गई ई, ये कुंजी हो गई के, और ये परिवर्तीय प्रतिरोध RH, ये विभवमापी का तार हो गया AB। इस परिपथ को हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ। क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक परिपथ। ठीक है, इस प्राथमिक परिपथ को बनाने के बाद द्वितीयक परिपथ में हम क्या करते हैं, जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उस प्रायोगिक सेल को जोड़ देते हैं, तो इसको संचयक सेल को C लिख दें। यहाँ पे जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उस सेल को जोड़ दिया। इसके साथ एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया जाता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, और एक ये कुंजी लगा दी जाती है। ठीक है, एक ये गैल्वेनोमीटर लिया हमने कैपिटल G, और इस गैल्वेनोमीटर को यहां जोड़ दिया जाता है G। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी सर्किट हो गया। नीचे वाला कौन सा सर्किट हो गया? सेकेंडरी द्वितीयक परिपथ हो गया। ये प्रायोगिक सेल, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया RB, ये कुंजी हो गई K। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। K ऊपर वाली है तो इसको आप K1 नाम दे दें। ठीक है, और ये हमारा संतुलन लंबाई हो गई L। ये हमारा द्वितीयक परिपथ हो गया। कौन सा परिपथ हो गया? द्वितीयक परिपथ हो गया। द्वितीयक परिपथ, बिल्कुल सिंपल सा चित्र बनाना है आपको। ये धारा नियंत्रक हो गया, धारा प्रवाहित करना जरूरी है, इसमें से आपने धारा प्रवाहित जरूर करवाएं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव से ये धारा ऐसे बहेगी। तो ये आपका परिपथ चित्र हो गया। इस प्रकार से हमको इसका परिपथ चित्र ड्रॉ करना है। 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं अब। तो देखिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुवता ज्ञात कीजिए। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसके लिए आपको क्या बताना है? इस संधारित्र की ध्रुवता ज्ञात करके बतानी है कि संधारित्र की ध्रुवता क्या होगी। तो देखिए संधारित्र की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए, अब देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला फेज दिखाई दे रहा है, ये वाला फेज दिखाई दे रहा है, इसकी तरफ कौन सा ध्रुव आ रहा है? S ध्रुव आ रहा है। तो लेंज का नियम क्या कहता है कि इसमें धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार होगी कि उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण वो उत्पन्न हो रही है। तो अगर दक्षिणी ध्रुव पास की ओर आ रहा है तो मतलब इसमें धारा की दिशा दक्षिणी ध्रुव की ओर होनी चाहिए, मतलब इसमें S बनना चाहिए, तभी तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। इसके पिछले वाले ध्रुव में N बनेगा, लेकिन ऊपर वाले में हमको यहाँ से दिखाई कौन सा देगा? S दिखाई देगा। S दिखाई देगा तो S बनेगा, और S बनेगा तो धारा की दिशा ऐसे होनी चाहिए, धारा की दिशा इस तरह से होनी चाहिए। इसका मतलब प्लेट A पॉजिटिव और B कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A की ध्रुवता B के सापेक्ष A की ध्रुवता कैसे होगी? पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। इनर प्लेट पॉजिटिव आएगी इसकी। ठीक है, फिर से समझें क्या बताया? ये संधारित्र होता है ना, संधारित्र में इस तरह से होता है, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये नेगेटिव प्लेट हो गई, और धारा ऐसे प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो संधारित्र है, ये आवेश का प्रवाह होता है, धारा इसी दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब ये A वाली प्लेट कैसे होगी? पॉजिटिव, और B वाली प्लेट कैसे होगी? नेगेटिव। तो B के सापेक्ष A कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, A की ध्रुवता धनात्मक होगी B के सापेक्ष। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पूछा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में निम्न को परिभाषित कीजिए कार्यफलन। तो देखिए कार्यफलन क्या होता है? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने के लिए, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए उसे दी गई न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा कार्यफलन कहलाती है। कार्यफलन को हम किससे? फाई नॉट से व्यक्त करते हैं, उसकी इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, निरोधी विभव क्या होता है? तो देखिए इसको भी हमने द्वित प्रकृति में पढ़ा है। निरोधी विभव क्या होता है? संग्राहक पट्टिका के सापेक्ष, उत्सर्जक पट्टिका के सापेक्ष संग्राहक पट्टिका का वह न्यूनतम ऋण विभव। कैसा विभव? न्यूनतम ऋण विभव, जिस पर उत्सर्जक पट्टिका से किसी भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है
एवं परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। फिर से सुनिए एक बार, उत्सर्जक पट्टिका के सापेक्ष संग्राहक पट्टिका का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जब सबसे अधिकतम गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बंद हो जाता है और परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य प्राप्त होता है, उस विभव को हम कौन सा विभव कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा था 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बतानी थी। तो देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान होता है लैम्डा बराबर 12.27 डिवाइडेड बाय √v। आंसर आएगा आपका इसमें एंगस्ट्रॉम में। किसमें आएगा? एंगस्ट्रॉम में। v का मान आपको दिया गया है तो आप v का मान रखें तो यह जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय √400। 400 का रूट सॉल्व करेंगे 20 आएगा। 20 आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं 12.27, क्या लिखेंगे? 12.27 अपॉन 20। अब देखो सबसे पहले अगर मैं 2 से डिवाइड लगाता हूं इसमें तो यह जाएगा, या 10 से डिवाइड लगाता हूं तो यह आएगा 1.227 बाई 2। ये 10 से डिवाइड लगाया है। अब अगर मैं 2 से और डिवाइड करता हूं इसमें तो फाइनल आंसर आपका जो बनेगा वो बनेगा कितना? 0.6135 एंगस्ट्रॉम। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है काफी। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का न्यूमेरिकल काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा दीजिए। हमको किसे परिभाषित करना है? एएमयू को, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करना है। तो देखिए एक परमाणु द्रव्यमान इकाई या एक एएमयू जो है वो हमारा कितना होता है? 1/12वां भाग होता है किसका? 6C12 कार्बन समस्थानिक, 6C12 समस्थानिक कार्बन परमाणु के समस्थानिक का। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1/6C12 कार्बन परमाणु के समस्थानिक के 1/12वें भाग के बराबर होती है। फिर से सुने, क्या बताया? एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 6C12 कार्बन समस्थानिक परमाणु के, कार्बन परमाणु के 6C12 समस्थानिक के 1/12वें भाग के बराबर होती है। नेक्स्ट है 13Al27 नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए द्रव्यमान संख्या आपको 27 दी है, त्रिज्या ज्ञात करना है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है R = R0 a की पावर 1/3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो R बराबर R0 एक कांस्टेंट है और हमको पता है कि R0 का मान होता है 1.2 × 10 की पावर -15 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो R0 की वैल्यू रखी हमने 1.2 × 10 की पावर -15। ये कितना है? 27 है, तो 27 की पावर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 1.2 × 10 टू दी पावर -15। 27 का मतलब 3 का क्यूब कर सकते हैं, 1/3। 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 1 गुणा करेंगे तो 3.6 × 10 की पावर -15 मीटर। यह जाएगा आपका 3.6 कितना? फेमटोमीटर। यह आंसर आएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चित्र P तथा सारणी Q से संबंधित तार्किक द्वारों के नाम लिखिए। तो देखिए ये हमारा कौन सा गेट है? आउटपुट आपको A.B मिलेगा। ये हमारा एंड गेट है। कौन सा गेट है? ये एंड गेट है हमारा, ध्यान रखिएगा। ये ऊपर चित्र P में जो दिखाया गया है वो कौन सा गेट है? एंड गेट है। नेक्स्ट सारणी Q, ये वाली सारणी Q है तो 0 0 1 आ रहा है। तो देखिए दो कंडीशन है 1 आने का मतलब है, देखिए अगर हम यहाँ पे a + b करते हैं तो 0 + 0 0 आना चाहिए था। लेकिन अगर हम a + b बार करते हैं, a + b बार, तो देखिए 0 + 0 उसका 0 आएगा, उसका उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 + 0 1 आएगा, उल्टा करेंगे 0 हो जाएगा। 0 + 1 1 आएगा, उल्टा करेंगे 0 हो जाएगा। और 1 + 1 1 आएगा, उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि a + b ये कौन सा गेट होता है? और गेट होता है। बार लगा दें तो क्या हो जाएगा? नॉर गेट। तो इसका आंसर है हमारा कौन सा गेट है? ये नॉर गेट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे बाकी का पेपर, हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।